हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एरोमाइंड्स ट्रेनिंग सेंटर। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है रेडियो नेविगेशन। ये हमारी पहली क्लास है इस सीरीज़ की और मैं आपको क्लियर बोल देता हूँ, हम इसको सरफेस लेवल पे नहीं पढ़ेंगे, हम इसको कंसेप्ट से ज़ीरो से बिल्कुल फाउंडेशन से बिल्ड करने वाले हैं, ठीक है? आपने कभी नहीं अगर इसको पढ़ा हो तब भी आप एंड तक कंफर्टेबल फील करने वाले हो। अब मैं आपको एक बात बोल देता हूँ, जो रेडियो नेविगेशन है, रेडियो नेविगेशन कोई छोटा टॉपिक नहीं है, ये नेविगेशन सब्जेक्ट का एक मेजर पार्ट प्ले करता है, ठीक है? और डीजीसी एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो अराउंड 35% ऑफ द पेपर इसमें से ही आ रहा है। मतलब 100 क्वेश्चंस में से लगभग 35 क्वेश्चन सिर्फ रेडियो नेविगेशन से आ सकते हैं, ठीक है? तो अगर आप इसको इग्नोर करते हो या हाफ नॉलेज रखते हो इसकी, तो सीधा 35 मार्क्स रिस्क में डाल रहे हो आप, ठीक है? और डीजीसी एग्ज़ाम में मार्जिन इतना ज़्यादा होता ही नहीं है, तो आपको ये सब्जेक्ट को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, ठीक है? और सिर्फ एग्ज़ाम की बात नहीं है ये, इंटरव्यू में, चाहे वो एयरलाइन का इंटरव्यू हो, चाहे वो डीजी से कोई कोई इंटरैक्शन हो, ठीक है? आपसे बेसिक रेडियो कांसेप्ट्स तो पूछे ही जा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये रियल फ्लाइंग का पार्ट भी होते हैं। अब और आरटीआर एग्ज़ाम में भी जो कम्युनिकेशन का पेपर होता है, वहाँ भी आपको ये इनकी बेसिक इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, इन कांसेप्ट्स की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो चाहिए ही होती है, ठीक है? सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सिर्फ ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए नहीं है, जब आप एक्चुअल फ्लाइंग भी करोगे, जब आप कॉकपिट में बैठोगे, जब इंस्ट्रूमेंट्स देखोगे, तब ये सब चीज़ें आपकी यूज़ होंगी। अगर आपको समझ नहीं है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, तो आप सिर्फ बटन प्रेस करोगे और समझ के ऑपरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है? इसलिए हम यहाँ पे एक ही फ़ोकस रखेंगे, लर्न क्लियर एंड फ्लाई स्मार्ट। मैं आपको हर कंसेप्ट इतना सिंपली समझाऊँगा कि आप खुद ही बोल पाओ, खुद एक्सप्लेन कर पाओ और एग्ज़ाम में भी आप कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाओगे उसको, ठीक है? तो रेडी हो जाओ, क्योंकि अब हम रेडियो नेविगेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे-धीरे एक स्ट्रॉन्ग कमांड बिल्ड करेंगे इस सब्जेक्ट के ऊपर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि एविएशन में रेडियो वेव्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है? इससे हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं, इंपॉर्टेंस इन एविएशन। तो देखो, आज के टाइम पे जो एविएशन सिस्टम चल रहा है, जिसमें एक ही वक़्त में हज़ारों एयरक्राफ्ट स्काई में होते हैं, ठीक है? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रेडियो और राडार सिस्टम्स की वजह से ही पॉसिबल है, ठीक है? अगर ये सिस्टम ना होते, तो आज जो एयर ट्रैफ़िक का वॉल्यूम जो है, वो हैंडल ही नहीं हो पाता। मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर आप जानो, तो बिना रेडियो और बिना राडार के जो मॉडर्न एविएशन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है? अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि सर, पहले कैसे फ्लाई करते थे लोग? तो अगर हम थोड़ा टाइम ट्रैवल करें अर्ली एविएशन के टाइम पे, जब एविएशन स्टार्ट ही हुआ था, उस टाइम पे जो पायलट्स थे वो ग्राउंड को देख के फ्लाई करते थे, ठीक है? वो ग्राउंड को देखते थे नीचे और फिर फ्लाई करते थे। इसको बोलते हैं विजुअल रेफरेंस, ठीक है? विजुअल रेफरेंस से वो फ्लाई करते थे। मतलब पायलट नीचे देखेगा, रोड को देखेगा, रिवर लाइन, रेलवे लाइन, सिटी, इन सबको देखेगा और उसके बेसिस पे अपना रूट फ़ॉलो करेगा, ठीक है? अब आपको ये सुनने में सिंपल लग रहा होगा, लेकिन इसमें बहुत बड़ी लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है? अब सबसे पहली प्रॉब्लम इसमें ये है कि नाइट फ्लाइंग इसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है? इसमें नाइट फ्लाइंग पॉसिबल नहीं है। अब नाइट फ्लाइंग पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि रात में तुम्हें ग्राउंड दिखता ही नहीं है। ग्राउंड दिखेगा ही नहीं। अगर ग्राउंड दिख नहीं रहा है तो क्या होगा? तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम कहाँ पे हो। ठीक है? सेकंड प्रॉब्लम थी क्लाउड्स। सो क्लाउड्स की प्रॉब्लम क्यों थी? अगर एयरक्राफ्ट क्लाउड के अंदर चला गया, तो फिर वही प्रॉब्लम है, नीचे कुछ दिखेगा ही नहीं आपको, एकदम क्लियर हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए हो आप, ठीक है? फिर थर्ड और सबसे डेंजरस लिमिटेशन है हमारी ओशन। अब तुम सोचो कि तुम सी के ऊपर हो, नीचे बस पानी ही पानी है, कोई रोड नहीं है, कोई लैंडमार्क नहीं है, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम करेक्ट डायरेक्शन में जा रहे हो? तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा आप किस तरफ जा रहे हो, ठीक है? सो इसी वजह से जो अर्ली एविएशन था, वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड था, ठीक है? फ्लाइट्स जो थी वो सिर्फ़ दिन में उड़ती थी, क्लियर वेदर में उड़ती थी और लैंड के ऊपर ही होता था ये सी के ऊपर जाते ही नहीं थे, ठीक है? अब जैसे-जैसे एयरक्राफ्ट एडवांस होने लगे धीरे-धीरे, स्पीड बढ़ने लगी उनकी, उनकी रेंज बढ़ने लगी, तो एक प्रॉब्लम सामने आई कि हमेशा आप ग्राउंड देख के फ्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो बिना ग्राउंड देखे भी हमें बताए कि हम कहाँ हैं, ठीक है? अब यहीं से हमारे नेविगेशन सिस्टम्स की नीड स्टार्ट हुई, ठीक है? तो हम इसको मार्क भी करते जाते हैं। So first is radio and radar systems are essential for modern aviation. Without them, today's high volume air traffic would not be possible. So earlier aviation aircraft were flown using visual reference ground features. ठीक है? What were the limitations? No night flying, no flying in clouds, and no flying over oceans.
So as aircrafts became more advanced, navigation systems were needed to fly without seeing the ground. ठीक है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेविगेशन सिस्टम्स। ठीक है, अब देखो जो इनिशियल नेविगेशन सिस्टम थे वो डेवलप हुए, लेकिन वो परफेक्ट नहीं थे। ठीक है, वो बेसिक थे, वो इनएक्यूरेट थे, लैंड के ऊपर थोड़ा बहुत काम कर जाते थे, लेकिन ओशंस के ऊपर वो बिल्कुल काम नहीं करते थे। ठीक है, तो फिर पायलट्स क्या करते थे ओशन के ऊपर? अब यहाँ आता है एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रो नेविगेशन। ठीक है, ओशन नेविगेशन होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो पायलट्स होते हैं वो स्काई को देखते हैं। ठीक है, वो सन देखता है, मून देखता है, स्टार्स, प्लैनेट्स, इन सबको देखते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे पुराने ज़माने में सेलर्स देखते थे, नेविगेशन करते थे। ठीक है, अब सोचो, अगर इतना कॉम्प्लेक्स होगा ये, तो तुम एयरक्राफ्ट में हो, स्पीड हाई है और तुम स्काई के स्टार्स का यूज़ करके कैलकुलेट कर रहे हो कि तुम्हारी पोज़ीशन क्या है, तो थोड़ा-सा कैलकुलेशन गलत हो सकता है। ठीक है, तो तुम हंड्रेड्स ऑफ माइल्स ऑफ ट्रैक चले जाओगे, अगर थोड़ी-सी भी गलती हुई। तो एग्ज़ाम के लिए आप ये सिंपल लॉजिक इसमें याद रखें, जो अर्ली ओशन नेविगेशन था, वो एस्ट्रो नेविगेशन था, व्हिच इज़ बेस्ड ऑन द सेलेस्टियल बॉडीज़। ठीक है? So we'll mark this. Early systems were basic, they were inaccurate, and they worked reasonably well over land but poorly over oceans. तो तब हमारे पास आया ओशन नेविगेशन। पायलट्स यूज द एस्ट्रो नेविगेशन। वी यूज सन, मून, स्टार्स, planets, and it is used to determine the aircraft position like sailors did. अब हम आते हैं हमारे मॉडर्न डेवलपमेंट्स के ऊपर। अब देखिए, मॉडर्न डेवलपमेंट्स में जब 1910 से डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ जो थी वो हमारी 1930 से 1940s में ही हुई। ठीक है, अब ये टाइम था जब रेडियो नेविगेशन और जो रडार सिस्टम्स हैं, वो रडार सिस्टम्स रैपिडली डेवलप हुए। ठीक है, फिर धीरे धीरे 1970s तक जो आते आते हमारे जो ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम्स थे वो अवेलेबल हो गए। ठीक है, मतलब अब एयरक्राफ्ट वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में नेविगेट कर सकता था। और आज के टाइम पे जो सिस्टम्स डोमिनेटिंग है, जो डोमिनेट करते हैं, वो सैटेलाइट नेविगेशन है, जिसे हम जीएनएसएस बोलते हैं। ठीक है, जीएनएसएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, GNSS। ठीक है, सो रैपिड प्रोग्रेस वाज स्टार्टेड 1910s, मेजर ग्रोथ इसमें हुई, एंड बाय 1970s ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम्स वर अवेलेबल। सो सैटेलाइट नेविगेशन क्या होता है? GNSS, आप इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आती है एविएशन की, आप जर्नी अगर इसमें देखो। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम स्टार्स से नेविगेशन करते थे, फिर हम रेडियोस पे आ गए, अब फिर से हम स्पेस में चले गए, सैटेलाइट्स के थ्रू स्पेस में चले गए, आप बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट और कंसेप्ट आप यहाँ समझेंगे, ऐसा नहीं है कि जो जीएनएसएस है, जीएनएसएस आ गया तो ग्राउंड बेस्ड सिस्टम्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये एक बहुत ही कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग आप इसको बोल सकते हो, लेकिन रियलिटी क्या है? एज पर आईकाओ, जो आईकाओ है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, आईकाओ का जो रोल है वो तुम्हें पता होना चाहिए। ये इंटरनेशनल एविएशन रूल्स बनाता है। आपने अगर रेगुलेशंस पढ़ा है, तो आईकाओ के अकॉर्डिंग जो ग्राउंड बेस्ड नेविगेशन सिस्टम्स हैं वो हमेशा रिक्वायर्ड रहेंगे एज अ बैकअप। ठीक है, एज अ बैकअप। अब बैकअप क्यों रहेगा? अब आप सोचो, अगर सैटेलाइट सिग्नल जो है वो अगर फेल हो गया, या जाम हो गया, या स्पूफ हो गया, आप कह सकते हो, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? तो एयरक्राफ्ट को सेफली लैंड तो कराना ही है, नेविगेट उसको कराना ही है, तो उसके लिए आपके जो ग्राउंड बेस्ड सिस्टम्स हैं वो आपको बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, so today's navigation is mostly space based, which is satellites. Interesting point is aviation moved from stars to radio and then back to space, which is satellites. Important exam concept kya hai? Even though the GNSS is dominant, it will not completely replace the terrestrial systems. And as per ICAO, the ground based systems are required as backup en route navigation and for approaches। ठीक है, तो इसलिए आईकाओ क्लियरली बोलता है कि जो आपका एन रूट नेविगेशन के लिए भी और अप्रोच के टाइम पे भी ग्राउंड बेस्ड सिस्टम्स अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए, विल जीएनएसएस कंप्लीटली रिप्लेस द टेरेस्ट्रियल सिस्टम, या कोई भी आपसे पूछे भी इन योर इंटरव्यू, तो आप इसमें बोल सकते हो नो। ठीक है, और रीजन तो जो है आपको वो कॉन्फिडेंटली आपको पता होना चाहिए, बैकअप रिक्वायरमेंट एज पर आईकाओ फॉर सेफ्टी। ठीक है, अब हम आते हैं रेडार पर, डेवलपमेंट ऑफ द रेडार। सो रेडार का जो डेवलपमेंट था वो 1930 में हुआ था। ठीक है, और ये एविएशन के लिए गेम चेंजर था, आप इसको बोल सकते हैं, गेम चेंजर था। अब समझते हैं कि रेडार करता क्या है। ठीक है, जो रेडार होता है, रेडार वो आपका एक्चुअली एटीसी,
जो रडार एटीसी है, रडार एटीसी को अलाउ करता है एयरक्राफ्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। अगर सिंपल वर्ड्स में आप इसको समझो तो एटीसी को पता होता है कि कौन सा एयरक्राफ्ट कहाँ है, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है, किस स्पीड पे वो है, किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, ठीक है। तो अगर अब आप सोचो अगर रडार ना हो तो क्या होगा, ठीक है। एटीसी बिल्कुल ब्लाइंड हो जाएगा, आप कह सकते हो, ठीक है। एटीसी ब्लाइंड हो जाएगा, वो सिर्फ पायलट की पोजीशन रिपोर्ट्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है, जो डिलेड होंगी और जो इनएक्यूरेट भी हो सकती हैं, ठीक है। सो रडार के आने से क्या चेंज हुआ, जो एयरक्राफ्ट की हैंडलिंग कैपेसिटी थी वो इंक्रीज हो गई एयर ट्रैफिक की, मतलब एक एयर स्पेस में ज़्यादा एयरक्राफ्ट सेफली ऑपरेट कर सकते हैं अब, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी इंप्रूव हुई, ठीक है। और अब एक एक और मॉडर्न डेवलपमेंट भी हुआ है इसमें, सैटेलाइट सर्वेलेंस जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ अभी। So radar were developed in 1930s. Radar allows the identification of aircraft, continuous monitoring. ठीक है, and what is the result? Higher traffic handling capacity and improved safety. ठीक है, फिर आता है हमारा मॉडर्न एक्सटेंशन। अब आप देखो, क्योंकि रडार हर जगह इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, ओशंस के ऊपर रडार लगाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, रिमोट एरियाज में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज के टाइम पे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी यूज़ होती है सर्विलेंस के लिए उन एरियाज में जहाँ पे रडार कवरेज नहीं है, ठीक है। मतलब अब अगर एटीसी को ओशंस के ऊपर भी एयरक्राफ्ट की पोजीशन मिल सकती है जो पहले पॉसिबल नहीं थी, वो पॉसिबल है हमारे सैटेलाइट की वजह से, ठीक है। तो ओवरऑल अगर तुम इस चैप्टर का एसेंस समझो तो एक सिंपल स्टोरी ये बोल रहा है, जो पहले हमारे पायलट्स थे, ठीक है, जो पायलट्स थे वो आंखों से देखकर फ्लाई करते थे, फिर वो उन्होंने स्टार्स को यूज़ किया, फिर रेडियो नेविगेशन पर आए, फिर वो रडार से मॉनिटरिंग उन्होंने इम्प्रूव की और अब सैटेलाइट से नेविगेशन और सर्वेलेंस को ग्लोबल बना दिया है, ठीक है। और फिर भी जो सेफ्टी है, सेफ्टी के लिए हमें पुराने सिस्टम्स को बैकअप के रूप में रखना ही पड़ता है, ठीक है। ये एविएशन का गोल्डन रूल है, नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल सिस्टम, रिडंडेंसी इज योर सेफ्टी। तो इसको आप याद रखना, इसको समझना और एग्जाम में इसको आप अप्लाई करना। So satellite technology now provides you surveillance in areas where radar is not possible, like ocean or remote land areas. अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं और यहाँ से एक्चुअल रेडियो नेविगेशन का कोर कंसेप्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हें ये पार्ट प्रॉपर्ली समझ लिया तो आगे जो भी सिस्टम्स आएंगे, वीओआर हो गया, डीएमई, आईएलएस, रेडार, जो सब आएगा सब तुम्हें नेचुरली समझ आने लगेगा। इसीलिए इसको रटना नहीं है, इसको आप फील कीजिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले समझते हैं कि इस पूरे सब्जेक्ट में क्या-क्या पढ़ने वाले हो, ठीक है? जो पूरा सब्जेक्ट सिलेबस है, उसमें आप क्या-क्या पढ़ोगे? मतलब सिलेबस क्या है, लेकिन इसमें सिर्फ़ ये लिस्ट नहीं है, हर चीज़ का एक मतलब है इसमें, ठीक है? तो इसमें आप लोग समझोगे रेडियो वेव्स का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ द रेडियो वेव्स, ठीक है? मतलब रेडियो वेव्स होती क्या हैं, कैसे बिहेव करती हैं एटमॉस्फेयर में, क्योंकि अगर तुम्हें ये नहीं पता होगा कि वेव क्या है, उसका नेचर क्या है, तो तुम समझ नहीं पाओगे कि वो रिफ्लेक्ट करती है, वो बेंड कैसे करेगी, वो लॉस्ट कैसे हो जाएगी, वो सब, ठीक है। फिर तुम पढ़ोगे प्रोपगेशन, प्रोपगेशन पढ़ोगे, प्रोपगेशन का सिंपल मतलब है कि ट्रैवल करना, हाउ दे ट्रैवल, ठीक है। अब रेडियो वेव जो है वो ट्रांसमीटर से निकली, ठीक है, लेकिन वो रिसीवर तक कैसे पहुंची, सीधी गई, रिफ्लेक्ट होके गई, बेंड होके गई, ये सब प्रोपगेशन में आता है, ठीक है। फिर आता है हमारा फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन। तो फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन क्या होता है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम टॉपिक है। अब तुम इसमें सोचोगे कि सर फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी है, कोई भी यूज़ कर लो, लेकिन ऐसा नहीं होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है? डिफरेंट सिस्टम्स जो है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ यूज़ करते हैं, क्योंकि और इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न भी है, जो कुछ फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं वो लॉन्ग रेंज के लिए अच्छी होती हैं, कुछ जो होती हैं वो शॉर्ट रेंज के लिए अच्छी होती हैं। कुछ वेदर से अफेक्ट हो जाती हैं, कुछ वेदर से अफेक्ट नहीं होती हैं। तो फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन जो है वो एक साइंस है, वो कोई रैंडम चॉइस नहीं है, ठीक है? उसके बाद हमारे आते हैं लिमिटेशन। सो लिमिटेशंस आएँगी, अब हर सिस्टम जो है वो परफेक्ट नहीं है। रेंज लिमिटेशंस होती हैं, कुछ इंटरफेरेंस होता है उसमें, एरर्स आते हैं उसमें। तो डीजीसीए को यही पसंद है, वो पूछता है कि सिस्टम क्या करता है? क्या करता है से ज़्यादा वो ये भी पूछता है कि सिस्टम फेल कब होता है, ठीक है? तो जो लिमिटेशंस है उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। फिर हमारा आता है सिग्नल प्रोसेस। सो सिग्नल प्रोसेस क्या है? अब सिग्नल प्रोसेस ये एक फुल चेन है, ठीक है? रेडियो वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे ट्रांसमिट होती है, कैसे रिसीव होती है, ठीक है? उसके बाद उसमें इन्फॉर्मेशन कैसे ऐड करते हैं, मॉड्यूलेशन कैसे होती है उसकी, ठीक है? जिसको मॉड्यूलेशन बोलते हैं हम। और फिर उस इन्फॉर्मेशन को वापस कैसे निकालते हैं, जिसे डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है? अगर ये चेंज आपने जो चेन है, ये अगर आपने चेन समझ ली, तो आप कम्युनिकेशन भी आपका क्लियर हो जाएगा और नेविगेशन भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो आप इसको याद रखें, इसमें मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं।
अब हमारा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है? अब हम एक्चुअल फिज़िक्स स्टार्ट करने वाले हैं इसमें, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब जो नाम है, जो नाम इसका है वो थोड़ा हेवी लग सकता है आपको, लेकिन जो कांसेप्ट है वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है? बस आप ध्यान से इसको विजुअलाइज़ करते रहिए। अब देखिए, सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप एक वायर को इमेजिन करो, ठीक है? एक सिंपल कॉपर वायर ले लो। अब इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है? अब केस 1 हम लेते हैं जिसका है डीसी करंट, डायरेक्ट करंट डीसी। एक वायर आप ले लो, ठीक है, कॉपर की, और इसमें डीसी करंट है, डायरेक्ट करंट है। अब डीसी का मतलब क्या होता है? डीसी का मतलब होता है कि करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है कंटिन्यूअसली। जैसे बैटरी से करंट निकलता है एक, वो ऐसे फ्लो करता है। बैटरी से बल्ब की तरफ जाता है। सपोज ये बल्ब है, ये एक बैटरी है, तो ये एक डीसी होती है बैटरी, ठीक है? एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। बल्ब से बैटरी की तरफ नहीं आता है, एक डायरेक्शन से एक ही डायरेक्शन में वो जा रहा है। अब जब डीसी वायर जो है, डीसी वायर में जो करंट फ्लो करता है, तो होता क्या है, वायर जो है, वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसको अगर आप सिंपल तरीके से समझो, जहाँ जहाँ करंट फ्लो करेगा वहाँ वहाँ उसके आसपास एक इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है? और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये किस डायरेक्शन में होती है? जो करंट है, करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, ठीक है? परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्रीज, आपको पता होगा ये। सपोज करंट ऐसे जा रहा है, तो उसके 90 डिग्रीज ये होगी इस तरह से, ठीक है? ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ या साइडवेज, ठीक है? 90 डिग्रीज पे होगी, मतलब करंट सीधा जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी 90 डिग्रीज सर्कुलर फॉर्म में ऐसे से घूमेगी, ऐसे रोटेट करेगी, ठीक है? अब यहाँ सवाल आता है कि क्या ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रही है? इज इट चेंजिंग? तो वो चेंज नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि जो करंट है वो करंट कांस्टेंट है, वो डीसी करंट है, डायरेक्ट करंट, ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगी, इसमें स्टेबल रहेगी, कोई मूवमेंट नहीं होगी इसमें। सो रिमेंबर दिस, when DC flows in a wire, magnetic field is produced around the wire and direction is perpendicular to the current flow। तो आप इसको याद रखें अच्छे से, ठीक है? अब हम केस 2 लेते हैं। अब केस 2 क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी एसी। अब एसी का मतलब क्या होता है? एसी का मतलब होता है कि जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है, ठीक है? कभी आगे कभी पीछे, कंटिन्यूअसली वो चेंज हो रही है, ठीक है? अब अगर आप ध्यान से इसको सोचो, अगर करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा? पहले डीसी में तो सेम थी, बट इसमें क्या होगा? ऑब्वियसली है, वो ऑब्वियस है बहुत ही, कि वो चेंज होगी, वो भी चेंज होगी, ठीक है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड करंट पे ही डिपेंड करती है। करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो चेंज करेगी, ठीक है? पोलैरिटी जो है वो रिवर्स करेगी उसको। तो मतलब नॉर्थ साउथ वो फ्लिप होता रहेगा, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है? तो अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पार्ट इसका स्टार्ट होता है, जहाँ पे जो करंट है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। मतलब एक डायनामिक सिस्टम बन गया है इसमें, ठीक है? तो एक फ्रीक्वेंसी का इसमें कंसेप्ट आता है, वो हम देखेंगे। तो अब इसको याद रखें, करंट डायरेक्शन कीप्स चेंजिंग इन एसी, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड आल्सो चेंजेस द डायरेक्शन एंड रिवर्सेस द पोलैरिटी। फिर आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ द रेडियो वेव्स। अब देखो, जो लो फ्रीक्वेंसी है, लो फ्रीक्वेंसी पे होता क्या है? मैग्नेटिक फील्ड बनती है, फिर कंप्लीटली कोलैप्स हो जाती है, ठीक है? वो बनती है, वो कोलैप्स हो जाती है, फिर दोबारा बनती है। मतलब एक कंप्लीट साइकिल फिनिश होता है बिफोर द नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट्स, ठीक है? सिंपल वर्ड्स में आप इसको समझो, स्लो चेंज हो रहा है इसमें, ठीक है? अब हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? यहाँ पे ट्विस्ट है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कोलैप्स होने का जो टाइम है, होने उसको होने का टाइम मिलता ही नहीं है, ठीक है? जैसे ही वो खत्म होने वाली होती है, वैसे ही एक नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाती है। मतलब एक फील्ड गायब होने से पहले ही दूसरी बन रही है, ठीक है? अब अगर आप सोचो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा? जो एनर्जी है, एनर्जी की जगह कन्फाइंड नहीं रहेगी, ठीक है? वो वायर के आसपास ही लिमिटेड रहेगी, वो बाहर निकलने का स्टार्ट करेगी, ठीक है? और जब एनर्जी वायर से निकल निकल के स्पेस में ट्रैवल करती है, तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, समझ आया आपको ये? तो रेडियो वेव्स क्या हैं? ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है। मतलब सिंपल वर्ड्स में आप समझो, जब एसी हाई फ्रीक्वेंसी पे फ्लो करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट, तो वो एनर्जी को स्पेस में रेडिएट करता है, ठीक है? और वो ही रेडियो वेव बन जाती है, ठीक है? अब एग्जाम के लिए एक सॉलिड लाइन आप इसमें याद रखें, रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन योर ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लोज, ऑल्टरनेटिंग करंट flows at high frequency and energy radiates into space। तो आप इसमें याद रखेंगे हाई फ्रीक्वेंसी। सो लो फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड राइजेस एंड कोलैप्स
हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट कोलैप्स फुल्ली, अ न्यू फील्ड स्टार्ट्स फॉर्मिंग बिफोर द ओल्ड वन डिसअपियर्स। फिर इसका रिजल्ट क्या होगा, एनर्जी स्टार्ट्स मूविंग अवे फ्रॉम द वायर एंड दिस एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इज ऑल्सो नोन एज रेडियो वेव्स। ठीक है, तो ये होता है हमारा रेडियो वेव्स का कंसेप्ट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा आता है विच इज द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, रेडियो वेव के जो कंपोनेंट्स है, अब जो हर रेडियो वेव है, हर रेडियो वेव में दो पार्ट्स होते हैं। आप इसको याद रखें, इसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और जिसको हम ई फील्ड भी बोलते हैं, ई डैश फील्ड भी आप इसको बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम एच फील्ड बोलते हैं। एम फील्ड नहीं होता, एच फील्ड होता है, आप इसको याद रखें। ठीक है, अब इनका जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होती है, वो होती है वायर के पैरेलल। इट इज पैरेलल टू द वायर, जो वायर है हमारा उसके पैरेलल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब जिस डायरेक्शन में वायर जा रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलाइंड होती है। ठीक है, फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होती है। अब इसका सिंपल अगर आप विजुअल बनाओ तो वायर सीधा है, ठीक है, वायर सीधा है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसके अलोंग है, इस तरह से। ठीक है, वो उसके साथ साथ चल रही है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके 90 डिग्रीज पर है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो दोनों फील्ड्स हैं ये अलग-अलग एग्ज़िस्ट नहीं करती हैं, साथ में ही एग्ज़िस्ट करती हैं। और जब ये दोनों फील्ड स्पेस में प्रोपेगेट करती हैं, तब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है, जिसको हम रेडियो वेव बोलते हैं। ठीक है? तो आप इसको याद रखें, ईच रेडियो वेव हैज़ 2 फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field. Electric field is parallel, magnetic field is perpendicular to the wire, and together they form a radio wave traveling through space. अब आप एक और चीज़ में याद रखें, ये जो है ये वेव ये लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल आता है, अगर कोई एक फील्ड ना हो तो क्या वेव एग्जिस्ट करेगी? तो नहीं, दोनों फील्ड्स आपकी बहुत ज़रूरी हैं इसमें, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी, एक दूसरे को ये सपोर्ट करती हैं, तभी वेव हमारी प्रोपेगेट कर रही है। ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक। अब इसमें आप अगर थोड़ा रियल लाइफ कनेक्शन इसमें समझो, तो जब तुम रेडियो सिस्टम से सिग्नल सुनते हो या एटीसी से कम्युनिकेशन होता है या कोई वीओआर का सिग्नल आता है, तो वो सब इसी प्रोसेस का रिजल्ट होता है। ठीक है, एक ट्रांसमीटर है एसी करंट का, वो हाई फ्रीक्वेंसी पे जनरेट करता है, वो एनर्जी जो है वो स्पेस में रेडिएट होती है और वही रिसीवर तक ट्रैवल करती है। ठीक है, तो रिसीवर उस एनर्जी को पिक कर लेता है और फिर उसमें से आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के दे देता है। तो जब तुमने अभी पढ़ा, वो जो मैंने सारा आपको अभी पढ़ाया, वो सिर्फ थ्योरी नहीं है, वो पूरा एक एविएशन, कम्युनिकेशन और नेविगेशन की बैकबोन आप बोल सकते हो उसको। ठीक है, तो अगर आपकी ये बेसिक्स क्लियर है तो आपको आगे हर सिस्टम जो आपको आपको लॉजिकली समझ जाओगे आप, और रटना नहीं पड़ेगा आपको ये। ठीक है, इसलिए एक बार फिर रिपीट करता हूँ सिंपल वर्ड्स में, जो हमारा डीसी है, डायरेक्ट करंट, ये स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कोई रेडिएशन नहीं है। ठीक है, जो एसी है उसमें चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, जो हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी एसी है, उसमें से एनर्जी एस्केप हो जाती है, हमने पढ़ा, एनर्जी एस्केप होती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बन जाती है। ठीक है, और वही हमारी रेडियो वेव ही है। और हर रेडियो वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और स्पेस में ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ तक अगर आपका क्रिस्टल क्लियर है तो तुम्हें रेडियो नेविगेशन का फंडामेंटल जो कंसेप्ट है, जो फाउंडेशन है, वो आपने पकड़ लिया है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पोलराइजेशन से स्टार्ट करेंगे। और हमने आज बेसिक्स देखे, जो इम्पोर्टेंस है एविएशन में, जो फिर डेवलपमेंट नेविगेशन के कैसे-कैसे हुए, मॉडर्न डेवलपमेंट्स क्या हैं, रडार की डेवलपमेंट्स क्या है, सिलेबस में क्या है इसमें, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे है, किस तरह से रेडियो वेव्स प्रोपेगेट होती हैं, किस तरह से वो बनती हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जल्दी। और कोई भी आपको डाउट है इस चैप्टर को लेके या किसी और चीज़ को लेके, आप कमेंट कर सकते हैं। हमने एक यूट्यूब के थ्रू हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं। उसमें हम डाउट्स सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स के, हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं, वहाँ पे हम बात करते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक चाहिए तो आप क्वेश्चन बैंक नीचे कमेंट कर सकते हैं, या मेरे को आप इंस्टाग्राम पे हमें डीएम कर सकते हैं और आप अपना नाम और डिटेल्स दे सकते हैं, हम आपको एक्सेस दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हमारी गूगल ड्राइव है उसकी।
और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स परचेज़ करने पड़ेंगे, वो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको और कोई क्लासेस चाहिए, आप हमें उसके लिए भी बता सकते हैं। सो थैंक यू गाइज़ एंड दैट्स इट फॉर दिस, तो टेक केयर।